वेलकम बैक साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो इंडियन पॉलिटी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ऑप्शन है भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। यहाँ पर व्यक्ति देश का नागरिक होने के साथ साथ उस राज्य का भी नागरिक होता है जिस राज्य में वह रहता है, जिसका वह निवासी होता है। जैसे भारत में व्यक्ति केवल भारतीय नागरिक कहलाता है, किसी राज्य का नागरिक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट अपनाया गया है। अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप का नागरिक अपनाया गया, सिद्धांत अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से, फ्रांस से। एकल नागरिकता इंग्लैंड के संविधान से अपनाई गई, क्योंकि भारत बहुत समय तक इंग्लैंड का उपनिवेश रहा है। तो हमारा जो संविधान है, इसके अधिक प्रावधान इंग्लैंड के संविधान से लिए गए हैं, या फिर भारत शासन अधिनियम 1935 से अपनाए गए। तो यहां पर सही विकल्प है ए, इंग्लैंड से। प्रश्न नंबर 3, भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से, मूल कर्तव्यों से, मूल अधिकारों से, नागरिकता से। भाग 3 यह संबद्ध है मूल अधिकारों से। संविधान का भाग 3 12 से 35 तक में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 4, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है, सही विकल्प है डी। प्रश्न नंबर 5, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित हैं? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 25 से 30। सही विकल्प है बी, अनुच्छेद 23 और 24। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद की शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 30। यहाँ पर सही विकल्प है डी, अनुच्छेद 30 में ऐसा उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 7, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? सही विकल्प है बी, अनुच्छेद 48 ए। आपको बताते चलें, मूल कर्तव्य जो हमारे मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया। जब इनको जोड़ा गया था उस समय की संख्या 10 थी, वर्तमान में जो मूल कर्तव्य हैं उनकी संख्या क्या? प्रश्न नंबर 8, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान, ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण। तो यहाँ पर राष्ट्रीय गान का सम्मान भी हमारा मूल कर्तव्य है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास भी हमारा मूल कर्तव्य है, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना भी हमारा मूल कर्तव्य है। यहाँ पर सही विकल्प है डी,
प्रयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 9 भारतीय संसद में शामिल है राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय संसद, इसका उल्लेख आर्टिकल 79 में किया गया है। इसमें बताया गया है संसद राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर बनी। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में और राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है। आपको बताते चलें, वर्तमान में लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वह है 543 है और यह 2026 तक के लिए है और यह संख्या जो है 1971 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार निर्धारित की गई। प्रश्न नंबर 10 निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। अब आपको बताते चलें साधारण विधेयक। साधारण विधेयक के बारे में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक जिसे कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष महोदय के द्वारा की जाती है, जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। वित्त विधेयक, धन विधेयक, इनके दोनों के बारे में संयुक्त बैठक का उल्लेख नहीं है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को न के बराबर अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन डी होगा यहां पर सही। संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन का जो प्रावधान है हमारे संविधान निर्माताओं ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है और इसका जो अनुच्छेद है वह है 368। संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों में अलग अलग पारित कराना होता है, तो सही विकल्प होगा डी। प्रश्न नंबर 11 संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अनुक्रियाशील सरकार, संघीय सरकार, उत्तरदायी सरकार, राष्ट्रपतीय सरकार। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को संघीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 12 संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, संसद। संघ की कार्यपालिका शक्ति, यहां पर थोड़ा जो प्रश्न है स्पष्ट नहीं है। अगर संवैधानिक रूप से देखा जाए प्रश्न बनेगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो उत्तर होगा राष्ट्रपति। यहां पर जो सही विकल्प है वह है सी, मंत्रिपरिषद, क्योंकि जो राष्ट्रपति महोदय हैं मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करते हैं, जो शक्ति निहित होती है वह है मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 74 में कहा गया है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। प्रश्न नंबर 13 संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में, उच्चतम न्यायालय। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। सही विकल्प होगा सी। प्रश्न नंबर 14 भारत की संसद पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? जर्मन पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, अमेरिकी, कांग्रेस, फ्रेंच पार्लियामेंट। तो सही विकल्प है यहां पर बी, ब्रिटिश पार्लियामेंट। जिस तरह ब्रिटिश पार्लियामेंट में 2 सदन हैं, वैसे हमारे भारत में भी 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा है। दोनों में फर्क इतना है कि जो ब्रिटिश का मुख्य है, प्रधान है, वह है
चुना नहीं जाता है, निर्वाचित नहीं होता है, लेकिन भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह निर्वाचित होता है। प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल, प्रधानमंत्री, महाधिवक्ता। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के द्वारा दिलवाया जाता है। प्रश्न नंबर 16, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? 5 वर्ष, 1.5 वर्ष, 1 वर्ष, 6 वर्ष। यदि राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रिक्तता के कारण खाली है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर 6 माह तक रह सकता है। इस अवधि के भीतर नया चुनाव कराना होता है और नए राष्ट्रपति को पद ग्रहण करना होता है। लेकिन अगर अमेरिका के मामले में देखें तो अमेरिका में यदि उपराष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारणों से समय से पहले रिक्त हो जाता है तो जो उपराष्ट्रपति है उसके शेष कार्यकाल तक पद पर बना रह सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। भारत का राष्ट्रपति कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकता है? कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकता है, इसके लिए अनुच्छेद 57 में उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 18, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को पदच्युत अर्थात हटाने का संकल्प केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 19, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो आपको बताते चलें, भारत का उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो व्यक्ति नियुक्त होता है उसके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है और पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष और मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है और राज्यसभा एवं विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वह 30 वर्ष निर्धारित है। तो यहाँ पर असत्य पूछा गया है। असत्य है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 20, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं? कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? संसद के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य, उपरोक्त। प्रश्न पूछा गया कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? सही विकल्प है संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। प्रश्न नंबर 21, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है अर्थात इसका कभी भी एक टर्म नहीं होता है। इसके
2/3 इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में से सेवानिवृत्त होते रहते हैं और यह क्रम लगातार चलता रहता है। प्रश्न नंबर 22, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित हैं। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर जो सही है दोनों 1 तथा 2। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किस गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? सामान्य विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, विनियोग विधेयक, धन विधेयक। संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल सामान्य विधेयक के संबंध। संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और इसके जो प्रक्रिया नियम इस पर लागू होते हैं वह लोकसभा वाले ही लागू होते हैं। अर्थात जो लोकसभा के नियम होते हैं उसी के तहत यह बैठक होती है। यदि किसी कारणवश लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। उपाध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तब संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। अब तक कुल 3 संयुक्त बैठक आहूत की जा चुकी। प्रश्न नंबर 24, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से संकल्प के द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, इनमें से कोई। सही विकल्प है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। प्रश्न नंबर 25, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक जिसका उल्लेख अनुच्छेद 108 में किया गया है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता सामान्य तौर पर लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। यदि लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो ऐसी स्थिति में दूसरा नंबर आता है लोकसभा के उपाध्यक्ष का। यहाँ पर एक ऑप्शन गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था उपसभापति। उपसभापति। यदि लोकसभा उपाध्यक्ष भी नहीं है तो यह अध्यक्षता उपसभापति के द्वारा की जाए। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।